कुलकर्णी उन लोगों में से नहीं थे जो अपनी तरक्की देखकर भी कोई शिकायत नहीं करते थे। ये देखते हुए कि प्रोफेसर तरुण अयंगर काफी बुजुर्ग थे और उन्होंने बच्चे का इलाज करने की पेशकश करके नेकनियती दिखाई थी, देवांश ने प्रोफेसर तरुण के इस बयान का खंडन नहीं किया कि ये एक आकस्मिक सफलता थी। इसके बजाय उन्होंने अनसुना करने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए बच्चे की मां से कहा, आंटी, क्या आप जाकर एक कप दूध बना सकती हैं? ये देखने के लिए कि बच्चा खाएगा या नहीं। हाँ, मैं अभी बना देती हूं। जवाब बच्चे की मां की तरफ से नहीं, बल्कि बच्चे की दादी की तरफ से आया, जिन्होंने अपने पोते के पुनर्जीवित मनोबल और अस्थमा से स्पष्ट रूप से ठीक होते देखकर जल्दी से अपने बैग से एक दूध की बोतल, फॉर्मूला और गर्म पानी का एक थर्मस निकाला। दादी तेज और कुशल थी, जाहिर तौर पर दूध बनाने की आदी थी। उन्होंने अभी दूध बनाना खत्म ही किया था कि बच्चा एक हाथ में टेडी बियर पकड़े और दूसरे हाथ से दूध की बोतल की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, दूध, दूध। बच्चे को उत्सुकता से पानी पीते देख बच्चे की दादी और मां दोनों निश्चिंत हो गई और बार बार देवांश का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया नौजवान, शुक्रिया। अगर तुमने याद न दिलाया होता तो कौन जाने मेरे बच्चे को और कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती। ये कुछ भी नहीं है, बस एक आकस्मिक सफलता है, देवांश ने झट से विनम्रता से जवाब दिया और प्रोफेसर तरुण की बात सीधे शब्दों में कह दी। इससे प्रोफेसर तरुण का चेहरा कभी लाल हुआ, कभी पीला, फिर भी उनके पास जवाब देने का कोई अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि सच तो सामने था। इस युवक ने सचमुच बच्चे की बीमारी ठीक कर दी थी। बेशक देवांश का प्रोफेसर तरुण का मजाक उड़ाने का जरा भी इरादा नहीं था। उसके शब्द पूरी तरह से शालीन थे। देवांश की ये बात सुनकर बच्चे की दादी और मां के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रोफेसर तरुण की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना था। मौसम अचानक कुछ अजीब और अस्वाभाविक हो गया। हालांकि बड़ी उम्र के लोग, जिनके पास ज्यादा अनुभव होता है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने में ज्यादा कुशल होते हैं। बच्चे की दादी ने खांसकर तुरंत असहजता दूर की और प्रोफेसर तरुण से पूछा, माफ करना, मेरी पुरानी समस्या फिर से उभर आई है। क्या मैं प्रोफेसर तरुण को देखने के लिए परेशान कर सकती हूँ? बच्चे की दादी के अनुरोध से प्रोफेसर तरुण के चेहरे पर फिर से चमक आ गई। उन्होंने कहा, पश्चिमी चिकित्सा अस्थमा को एक आम और असाध्य वैश्विक बीमारी मानती है और अक्सर इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए सूजनरोधी, एलर्जी रोधी, एंटनरोधी, ब्रोंकोडायलेटर दवाओं का सहारा लेती है। हालांकि ये उपचार विधियां केवल लक्षणों के लिए होती है, अस्थायी राहत प्रदान करती है और इनके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे एलर्जी रोधी दवाओं से उनींदापन और हार्मोन के उपयोग से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य दवाजनित बीमारियां। एंटनरोधी, ब्रोंकोडायलेटर दवाएं हृदय संबंधी समस्याएं और सहानुभूति उत्तेजना के कारण अचानक मृत्यु का कारण भी बन सकती है। आयुर्वेद, हालांकि प्रभाव में धीमा है, मूल कारण को दूर करता है। एक बार ठीक हो जाने और निरंतर देखभाल करने के बाद ये स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रोफेसर तरुण बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरुआत में मैंने पश्चिमी डॉक्टरों से भी इलाज करवाया था, जो शुरू में तो कारगर लगा, लेकिन इससे मेरी हालत पूरी तरह ठीक नहीं हुई और बाद में मुझे दवाओं पर निर्भरता हो गई। गंभीर मामलों में मुझे इसे नियंत्रित करने के लिए नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। कुछ साल पहले स्टेरॉयड के लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद मुझे उच्च रक्तचाप हो गया, जिससे डरकर मैंने आयुर्वेद का रुख किया, लेकिन मुझे इसकी प्रभावशीलता पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि राज्य की राजधानी जाते समय विशेषज्ञों से भी सलाह लूं, और सौभाग्य से मेरी मुलाकात प्रोफेसर तरुण से हुई। अब जब आपने इसे इस तरह समझाया है तो मुझे और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। बच्चे की दादी ने उत्सुकता से लगातार सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर प्रोफेसर तरुण के चेहरे पर एक हल्कापन आ गया और उन्होंने कहा, अस्थमा का मूल सिद्धांत फेफड़ों, तिल्ली
और गुर्दे के अंगों में कमियों से जुड़ा है। इसकी रोगजनन प्रक्रिया में प्राण की असामान्य आरोही और अवरोही गति शामिल है, जिसके कारण फेफड़े प्राण को ठीक से वितरित और अवरोही नहीं कर पाते, जिससे अस्थमा होता है। इसलिए अस्थमा के इलाज की कुंजी प्राण प्रवाह को नियंत्रित करने और प्राण प्रवाह को नियंत्रित करने में निहित है। प्रोफेसर तरुण दादी की नब्ज जांच रहे थे और उनकी जीभ की परत की जांच कर रहे थे, और वे लगातार बोलते रहे। कभी कभी उनकी नजर देवांश पर पड़ जाती थी। दादी प्रोफेसर तरुण की भावनाओं को अच्छी तरह समझ रही थी और जानती थी कि पिछली घटना ने उन्हें शर्मिंदा किया था। इसलिए उन्होंने कुछ चापलूसी भरी टिप्पणियां करते हुए और भी बातें की। जब प्रोफेसर तरुण को बाद में एहसास हुआ कि उनकी सोच गलत थी, तो वे खुद को मन ही मन उपहास करने से नहीं रोक पाए और सोचने लगे, मैं इस पर शब्दों को क्यों बर्बाद कर रहा हूं? क्या मुझे सचमुच इस युवक के स्तर तक गिरने की जरूरत है? क्या मैं इस युवा से ये उम्मीद भी कर सकता हूं कि वो समझेगा? अंत में प्रोफेसर तरुण का मानना था कि देवांश के साथ भी ऐसी ही कोई परिस्थिति आई होगी, जिसकी वजह से वो बच्चे की बीमारी का इलाज कर पाया, जबकि उसे चिकित्सा की सही समझ नहीं थी और न ही उसके पास कोई असाधारण चिकित्सा कौशल था। देवांश प्रोफेसर तरुण की मानसिकता तो समझ गया, लेकिन वो इसे स्पष्ट करने में बहुत आलसी था। शुरुआत में वो ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। हालांकि कभी कभी कोई जितना ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता है, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि घटनाएं उसे अपने घेरे में ले लेंगी। जब प्रोफेसर तरुण बच्चे की दादी का इलाज और उनसे बातचीत कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक जोर जोर से खांसी आने लगी। उन्हें इतनी जोर से खांसी आ रही थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और अंततः दर्द से करहाने लगी। हाल ही में बच्चे की समस्याओं और मौसम में बदलाव के कारण बुजुर्ग महिला का अस्थमा पहले से ज्यादा गंभीर हो गया था। हालांकि क्योंकि वो लगातार बच्चे को लेकर चिंतित रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने लक्षणों को दबा लिया था। अब जब बच्चे की समस्याएं हल हो गई थी, तो उसका तनाव कम हो गया था और बदले में उसके शरीर ने अचानक अपनी सहन शक्ति खो दी, जिससे उसका अस्थमा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। बुढ़िया को इतनी परेशानी में देखकर देवांश अपनी क्षमताओं को छिपा नहीं सका और जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बच्चे की मां से कहा, कृपया एक तरफ हट जाए। उसी समय बच्चे की मां बिना सोचे समझे और देवांश को एक तरफ हटने के लिए कहते हुए सुनकर सहज ही अपने बच्चे के साथ खड़ी हो गई और एक तरफ हट गई। देवांश जल्दी से दादी के बगल में बैठ गया, एक हाथ उसकी ग्रीवा रीढ़ पर इक्विपमेंट पर रखकर धीरे से मालिश करने लगा, जबकि उसका दूसरा हाथ उरोस्थी के केंद्र में स्वर्गीय रश इक्विपमेंट पर मालिश कर रहा था। कुछ ही सेकंड में दादी की सांसें आसान हो गई। ये दृश्य देखकर बच्चे की मां और प्रोफेसर तरुण दोनों ही दंग रह गए। ओह, शुक्रिया डॉक्टर, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर देवांश की ओर मुड़ी। इस बार उसने देवांश को किसी नौजवान या लड़के की तरह नहीं, बल्कि सीधे डॉक्टर कहकर संबोधित किया। अब तक उसे समझ आ गया होगा कि उसके सामने बैठा युवक वाकई एक बेहद कुशल डॉक्टर था और उसके पोते का इलाज कोई संयोग नहीं था। आपका स्वागत है दादी, मैं तो बस आपको थोड़ी राहत दे रही थी। चूंकि ट्रेन अभी नहीं आई है, इसलिए सीधे बैठ जाइए। मैं आपकी तकलीफ को पूरी तरह कम करने के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स की मालिश कर दूंगी। अपनी कुशलता का परिचय दे चुके और बुजुर्ग महिला द्वारा उसे डॉक्टर कहे जाने पर देवांश ने अपनी विशेषज्ञता छिपाना बंद कर दिया और बोलते हुए मुस्कुरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपको पता नहीं अस्थमा का दौरा कितना दर्दनाक होता है। बुजुर्ग महिला ने उत्सुकता से सीधे बैठते हुए और अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। बच्चे की मां ने भी जल्दी से किनारे पर खड़े होकर उन्हें धन्यवाद दिया। प्रोफेसर तरुण कुछ नहीं बोले, लेकिन देवांश को देखते हुए उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था।
अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि ये युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसमें वाकई कुछ अद्भुत कौशल थे। बेशक दशकों तक चिकित्सा का अभ्यास करने और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सेवा करने के बाद प्रोफेसर तरुण आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि देवांश की चिकित्सा कुशलता उनसे बेहतर है, खासकर तब जब देवांश केवल 16 या 17 साल का था। जब वृद्ध सीधे बैठ गए तो देवांश कुलकर्णी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फेफड़े के मर्म बिंदुओं, प्लीहा मर्म बिंदुओं, वृक्क मर्म बिंदुओं और पहले बताए गए हृदय मर्म और श्वासाहार मर्म बिंदुओं को कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से नियंत्रित किया। उन्हें आगे पीछे दबाते और मसलते हुए, कभी कभी थपथपाते और रगड़ते हुए। लगभग 5-6 मिनट बाद देवांश इतना थक गया था कि उसके माथे से हल्का हल्का पसीना टपक रहा था। तभी वृद्ध की छाती अचानक जोर जोर से धड़कने लगी और उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। वृद्ध ने जल्दी से अपना मुंह ढकने के लिए एक टिश्यू पेपर पकड़ा और फिर जोर से खांसी, जिससे मुंह में गाढ़ा कफ निकल आया। मुंह से कफ बाहर निकलने के बाद वृद्ध ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर संतुष्टि और सुकून का भाव था, मानो उसने जून के किसी दिन ठंडा जामुन का शरबत पिया हो, और बोला, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों से इतना आराम महसूस नहीं हुआ। वृद्ध व्यक्ति के सहज भाव को देखकर प्रोफेसर तरुण अयंगर अनायास ही कांप गए और वृद्ध व्यक्ति का अभिवादन किए बिना जल्दी से उनकी कलाई पकड़ ली और उनकी नाड़ी जांचने लगे। इस नाड़ी जांच ने प्रोफेसर तरुण को पूरी तरह से चकित कर दिया। इससे पहले जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति की नाड़ी जांची थी तो वो स्पष्ट रूप से एक तनी हुई नाड़ी, श्वास, दमा की नाड़ी थी। लेकिन अब हालांकि उनकी नाड़ी अभी भी तनी हुई थी, उसमें काफी सुधार हुआ था। वो एक शांत और सहज अवस्था की ओर बढ़ रही थी, न डूब रही थी, न तैर रही थी, न ठीक थी और नहीं बह रही थी, लयसम थी। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी होती है, यानी एक सामान्य नाड़ी। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? वृद्ध व्यक्ति का दमा पहले तो काफी गंभीर लग रहा था, लेकिन अब उसके ठीक होने के संकेत दिखाई दे रहे थे, सिर्फ उस युवक द्वारा मर्म बिंदुओं को कुछ क्षणों तक दबाने के कारण। यह सचमुच अद्भुत था। प्रोफेसर तरुण को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि देवांश ने जो कुछ मिनटों तक गूंथने का काम किया था, जो देखने में आसान लग रहा था, असल में एक खोई हुई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। और इसके अलावा गूंथते समय उन्होंने प्राण शक्ति को उत्तेजित कर दिया था। यही वजह थी कि देवांश को कुछ ही मिनटों में पसीना आ गया। ऐसी गूंथने का असर स्वाभाविक रूप से चमत्कारी था। देवांश आखिरकार जवान था और सिर्फ उस बुजुर्ग के अस्थमा को ठीक करने पर ध्यान दे रहा था, बिना ये सोचे कि ऐसा करना बहुत चौंकाने वाला और परेशान करने वाला होगा। प्रोफेसर तरुण के चेहरे के भाव देखने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए देवांश ने प्रोफेसर तरुण के हैरान भाव को नजरअंदाज करने का नाटक किया और बुजुर्ग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आपकी ये हालत बस अस्थायी है और अस्थमा को पूरी तरह से खत्म करने से पहले आपको कुछ समय तक लगातार आयुर्वेदिक दवा लेनी होगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको एक नुस्खा लिख दूंगा और 2 हफ्ते तक इसे लेने के बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मुझे आप पर भरोसा है। बिल्कुल, मुझे भी आप पर भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बूढ़े ने जल्दी से सिर हिलाया, मानो डर रहा हो कि अगर वो ज्यादा देर करेगा तो देवांश अपना मन बदल सकता है। बूढ़े को उत्सुकता से सिर हिलाते देख प्रोफेसर तरुण को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा वो देवांश के चिकित्सकीय कौशल को देखकर हैरान रह गए। चूंकि बात यहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए देवांश ने अपनी विनम्रता नहीं दिखाई। बूढ़े को सिर हिलाते देख उसने अपने बैग से कागज और कलम निकाला, जल्दी से एक पर्चा लिखा और उसे बूढ़े को देते हुए कहा, बस ये पर्चा लेकर दवा ले लो और इसे 2 हफ्ते तक ले लो। जैसे ही बूढ़े ने पर्चा लिया, प्रोफेसर तरुण एक पल के लिए झिझके और कुछ झिझकते हुए बोले, युवक,
क्या मैं तुम्हारा पर्चा देख सकता हूं? क्या मुझे डर है कि मैंने गलत पर्चा लिख दिया जिससे दादी की हालत खतरे में पड़ जाएगी? देवांश ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और पूछा। नहीं नहीं, उस युवक ने अपनी चिकित्सा कुशलता पहले ही साबित कर दी है और मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। अब मैं बस उत्सुक हूं और आपका नुस्खा देखना चाहता हूं, प्रोफेसर तरुण ने जल्दी से कहा। उनका बूढ़ा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने खुद देखने की उत्सुकता से पर्चा मांगा, लेकिन साथ ही एक संदेह भी था, ये सोचकर कि क्या उसे कोई गलती मिल सकती है। पर्चा देवांश ने लिखा था और इस समय बुजुर्ग महिला ने प्रोफेसर तरुण के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि देवांश की ओर देखा। जाहिर तौर पर प्रोफेसर तरुण को उसे देखने देने से पहले उसकी सहमति का इंतजार कर रही थी। तो देख लो, वैसे भी ये कोई बहुत बढ़िया पर्चा नहीं है, देवांश ने बेपरवाही से कहा। यह सुनकर बुजुर्ग महिला ने पर्चा प्रोफेसर तरुण को दे दिया, जिन्होंने अभी अभी उसे लिया था और अभी तक उसे ध्यान से देखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन पर्चा पर लिखे प्रभावशाली और प्रभावशाली सुलेख को देखकर अनायास ही कह उठे, वाह। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर तरुण ने पर्चा विस्तार से देखना शुरू कर दिया। अश्वगंधा, शतावरी, चित्रक, पिप्पली, पुनर्नवा, यष्टिमधु। प्रोफेसर तरुण पढ़ते हुए बुदबुदाए। पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने ध्यान से सोचा और अपने चेहरे पर प्रशंसा के भाव को व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। वे देवांश की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए खड़े हुए। मैंने अभी अभी बहुत बुरा कहा था, कृपया इसे दिल पर न ले, युवा महोदय। देवांश द्वारा लिखे गए नुस्खे को देखने और उसकी तुलना उस बुजुर्ग के लिए लिखे गए नुस्खे से करने के बाद प्रोफेसर तरुण ने देवांश के नुस्खे को बेहतर पाया, जिससे उनकी आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं बची। और अगर वे खुद कोई नुस्खा लिखते तो भी वे इतना परिष्कृत नुस्खा नहीं बना पाते। आखिरकार उन्होंने देवांश के प्रति अपने मन में जो तिरस्कार भरा था उसे त्याग दिया, ये समझते हुए कि भले ही इस युवक को आयुर्वेद का उतना व्यापक ज्ञान या उतना नैदानिक अनुभव न हो, लेकिन अस्थमा के इलाज में वो निस्संदेह उत्कृष्ट था और बच्चों के रोगों के इलाज के लिए भी उसके पास अनोखे तरीके थे। ये देखकर कि प्रोफेसर तरुण, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे, झुककर माफी मांग रहे थे, देवांश थोड़ा शर्मिंदा हुआ और झट से उठकर खड़ा हो गया। है कोई बात नहीं, मैं जवान हूं, इसलिए गलतफहमी होना स्वाभाविक है। और हाँ, मुझे तो बस यही कुछ तरकीबें आती है। प्रोफेसर तरुण को एक अजीब सी राहत महसूस हुई जब उन्होंने देवांश को ये कहते सुना कि उन्हें बस यही कुछ तरकीबें आती है। वरना अगर कोई इतना कम उम्र का व्यक्ति किसी भी बीमारी का इलाज इतनी आसानी से कर सकता है, तो क्या इससे वो, जो आयुर्वेद का आजीवन छात्र रहा है, अक्षम नहीं लगेंगे? हालांकि देवांश ने विनम्रता से बात की। प्रोफेसर तरुण जानते थे कि सिर्फ इसी हुनर के दम पर देवांश दक्षिण प्रदेश के प्रमुख डॉक्टरों में शुमार होने के योग्य हो चुका है। इसलिए हालांकि उन्हें राहत मिली, लेकिन उन्होंने देवांश को कम आंकने की जरा भी मंशा नहीं दिखाई और झट से कहा, यह तो बहुत प्रभावशाली है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने किस प्रसिद्ध डॉक्टर से प्रशिक्षण लिया है? मेरे गुरु का निधन हो चुका है और उन्हें अपने जीवन काल में लोगों द्वारा उनके नाम का उल्लेख पसंद नहीं था। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे ये बताने की अनुमति न दें। देवांश ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया। उनके गुरु के पास विचित्र कलाएं थी, लेकिन मस्तिष्क की चोट के कारण उन्हें स्मृतिलोप हो गया था और उन्हें मृत्युशैया पर ही कुछ पुरानी घटनाएं याद आई। उन्होंने देवांश को सलाह दी कि वो अपने गुरु की साधना के क्षेत्र को पार करने से पहले दूसरों को अपना नाम हल्के में न बताए, वरना इससे अनावश्यक परेशानी होगी। देवांश को पहले ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसे धीरे धीरे समझ आने लगी। उसके गुरु को डर था कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर भी सिर्फ एक रत्न रखने का आरोप लगाया जा सकता है, और उसके गुरु ने जो कुछ दिया था वो सिर्फ चिकित्सा ज्ञान ही नहीं था, बल्कि रहस्यमय वंश की गुप्त कलाएं भी थी।
एक पुरानी कहावत है, शक्तिशाली लोग अक्सर संदेह को आकर्षित करते हैं, और प्राचीन काल से ही सत्ताधारी लोग हमेशा उन लोगों से सावधान रहे हैं जिनके पास असाधारण क्षमताएं होती है। देवांश जैसे महाशक्तियों वाले व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दे। आयुर्वेद की परंपरा का एक लंबा इतिहास रहा है और प्राचीन काल से ही इसमें ऐसे असाधारण व्यक्तियों की कमी नहीं रही है जो शहरों में या पहाड़ों पर छिप कर रहते हैं और किसी से भी छेड़छाड़ नहीं चाहते। ऐसे लोग आज भी समाज में मौजूद हैं, जिसका एहसास प्रोफेसर तरुण को था। इसलिए जब उन्होंने देवांश को ये कहते सुना तो उनके अद्भुत चिकित्सा कौशल पर उनका पहले का आश्चर्य दूर हो गया। हालांकि ये जानकर कि उनके गुरु का निधन हो गया है, उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई, क्योंकि उन्हें उनसे मिलने की उम्मीद थी। चूंकि ऐसा ही है तो मैं आपके अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं, युवा गुरु। प्रोफेसर तरुण अयंगर को जब पता चला कि देवांश कुलकर्णी का एक रहस्यमयी चिकित्सा गुरु है और वे उसका जिक्र नहीं करना चाहते, तो उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया और आगे कुछ नहीं पूछा। मेरा नाम देवांश कुलकर्णी है, मुझे मेरे नाम से ही पुकारो, प्रोफेसर तरुण देवांश। जो किसी प्रोफेसर द्वारा युवा गुरु कहे जाने के आदी नहीं थे, ने ये सुनकर जवाब दिया, ठीक है, तो मैं तुम्हें देवांश कहूंगा। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। प्रोफेसर तरुण ने सिर हिलाया, फिर एक बिजनेस कार्ड निकालकर देवांश को दे दिया। धन्यवाद। देवांश ने बिजनेस कार्ड लिया, आभार व्यक्त किया और फिर कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा। उस पर कई उपाधियां लिखी थी। न केवल दक्षिण प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक, बल्कि दक्षिण प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल के विशेषज्ञ, दक्षिण प्रदेश विधान सलाहकार परिषद के सदस्य और अन्य महत्वपूर्ण पद भी। देवांश युवा था और उसे सामाजिक अनुभव की कमी थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनमें सबसे प्रतिष्ठित उपाधि दक्षिण प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल के विशेषज्ञ की थी। इस सूची में शामिल होने का मतलब था कि वो दक्षिण प्रदेश के शीर्ष डॉक्टरों में से एक था, और ऐसे व्यक्ति बहुत कम थे। हालांकि राज्य में कई प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक थे, फिर भी इस उपाधि का असाधारण महत्व था। उसकी नजर में एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर और डॉक्टरेट पर्यवेक्षक होना और भी प्रभावशाली लगता था। इसलिए जब उसने डॉक्टरेट पर्यवेक्षक शब्द देखा तो उसे लगा कि उसके सामने बैठे प्रोफेसर तरुण वाकई उल्लेखनीय है। यहां तक कि डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आखिरकार वो तो बस एक हाई स्कूल का छात्र था। क्या मैं पूछ सकता हूं, देवांश, तुम कहां से हो? अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता हूं? प्रोफेसर तरुण ने यह देखकर कि देवांश ने अपना बिजनेस कार्ड रख दिया है, मौके का फायदा उठाते हुए पूछा। हालांकि देवांश के गुरु अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनके चिकित्सा कौशल प्रोफेसर तरुण को चकित करने के लिए पर्याप्त थे, जो स्वाभाविक रूप से उनसे दोस्ती करना चाहते थे और शायद भविष्य में उनकी मदद भी लेना चाहते थे। कम से कम अस्थमा के इलाज के मामले में प्रोफेसर तरुण अपने सामने बैठे युवक को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेषज्ञ मानते थे। मैं दक्षपुर शहर से हूं, देवांश ने बिना कुछ विस्तार से बताए सरलता से उत्तर दिया। प्रोफेसर तरुण की आंखों में निराशा के भाव उभर आए, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वे एक चतुर व्यक्ति थे और देवांश की बातों से साफ जाहिर था कि वे अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए जनसेवा में जाने के बजाय एक सन्यासी बने रहना पसंद करते थे। चूंकि देवांश ने अपना संपर्क सूत्र नहीं बताया, इसलिए प्रोफेसर तरुण ने बातचीत का रुख आयुर्वेद की ओर मोड़ दिया। ज्यादातर प्रोफेसर तरुण प्रश्न पूछते थे और देवांश उत्तर देते थे। शुरुआत में प्रोफेसर तरुण ने आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान और मामलों के बारे में पूछा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देवांश आसानी से जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने उनसे अपने जीवन काल में हुए कुछ जटिल और असामान्य मामलों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। ये सफल मामले प्रोफेसर तरुण के लिए गर्व का विषय थे, जिन्होंने जानबूझकर इन्हें देवांश के सामने रखा।
कुछ हद तक अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए और देवांश की कुशाग्र बुद्धि को चुनौती देने के लिए। हालांकि जब प्रोफेसर तरुण ने देवांश से उन जटिल और असामान्य मामलों के बारे में सवाल पूछे जिन्हें उन्होंने ठीक किया था और जिन पर उन्हें मन ही मन गर्व था, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवांश पहले की तरह इतनी सहजता से जवाब देगा और इन चुनौतीपूर्ण मामलों को सर्दी जुकाम या फ्लू की तरह सामान्य मानेगा। प्रोफेसर तरुण, जो हार मानने वाले नहीं थे, देवांश से पूछने के लिए कुछ और मुश्किल मामलों की सूची बनाने ही वाले थे कि तभी ट्रेन राज्य की राजधानी के विंध्य सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन पहुंचकर देवांश जाने के लिए खड़ा हुआ। उसी समय उसके सामने बैठे बच्चे की मां और दादी भी देवांश का धन्यवाद करने के लिए जल्दी से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर देवांश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। ये कहकर उन्होंने एक लाल लिफाफा निकाला और उसे देवांश की जेब में डालने की कोशिश की। पता चला कि मां और दादी ने अकेले में एक लाल लिफाफा तैयार किया था, लेकिन उन्हें डर था कि देवांश उसे लेने से मना कर देगा और ट्रेन में कोई अजीब स्थिति पैदा कर देगा। इसलिए उन्होंने स्टेशन आने तक उसे देने का इंतजार किया। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, मुझे यही करना चाहिए, देवांश ने झट से मना कर दिया। देवांश और दोनों महिलाओं को लाल लिफाफा देने और लेने से मना करने पर अड़े देखकर प्रोफेसर तरुण को स्वाभाविक रूप से मुश्किल मामलों में देवांश की विशेषज्ञता के बारे में पूछताछ जारी रखना अनुचित लगा। कई बार पीछे धकेलने के बाद ये देखकर कि दोनों महिलाएं अपनी बात पर अड़ी हुई हैं, देवांश को सबसे अच्छा कदम उठाना पड़ा, वहां से चला जाना, चाहे वे उसके पीछे कितना भी शोर मचाए। वो तेजी से आगे की ओर चला गया। प्रोफेसर तरुण को उम्मीद नहीं थी कि देवांश उनके कहे अनुसार ही चला जाएगा। जब तक तरुण को एहसास हुआ कि उन्हें आगे बढ़कर उससे और बात करनी चाहिए थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवांश ट्रेन से उतर गया और पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गया। कितना अफसोस है, प्रोफेसर तरुण ने सिर हिलाते हुए अफसोस जताया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें पूछताछ जारी न रख पाने और देवांश को चकमा न दे पाने का अफसोस है, या उनसे सीखने का मौका गंवाने का, या शायद दोनों ही। स्वाभाविक रूप से देवांश को ऐसा कोई अफसोस नहीं हुआ। स्टेशन से निकलकर चहल पहल भरी सड़क पर खड़े होकर आसमान में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई गांव का लड़का पहली बार शहर में कदम रख रहा हो। थोड़ा घबराया हुआ और समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाए। देवांश को अपनी घबराहट शांत करने में थोड़ा वक्त लगा। खाने पीने की परवाह किए बिना उसने वही किया जो उसने टीवी पर देखा था और जिंदगी में पहली बार सड़क से एक टैक्सी ली और सेडान में अपनी पहली सवारी की। कहा, नौजवान? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। फेंगटांग रोड स्थित आयुष मंदिर, देवांश ने जवाब दिया। उसने हाल ही में आयुष मंदिर के बारे में खास जानकारी हासिल की थी और उसे पता था कि विंध्यनगर में इसकी 2 शाखाएं हैं और फेंगटांग रोड वाली शाखा मुख्यालय और सबसे बड़ी है। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। फिर खाली जगह का साइन बोर्ड नीचे कर दिया, गाड़ी स्टार्ट की और मीटर चालू कर दिया। सफर के दौरान टैक्सी ड्राइवर ने कई बार रियर व्यू मिरर से देवांश को देखा और कभी कभी उससे सवाल भी पूछे, जैसे कि वो कहां से है और क्या वो राज्य की राजधानी में पहली बार आया है। देवांश ने बिना किसी शक के ईमानदारी से जवाब दिया कि वो मालगुडी जिले से आया है। लेकिन धीरे धीरे देवांश को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि किराया बढ़कर 31 रुपए हो गया था और वे अभी भी आयुष मंदिर नहीं पहुंचे थे। आने से पहले उसने खास तौर पर नक्शा देखा था और जानता था कि स्टेशन फेंगटांग रोड से ज्यादा दूर नहीं है। अंकल, क्या आपको यकीन है कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं गए? देवांश ने पूछा। नहीं, मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से विंध्य नगरी में टैक्सी चला रहा हूं। मैं कैसे रास्ता भटक सकता हूं? बस 10 मिनट और है, टैक्सी ड्राइवर ने अधीरता से जवाब दिया
और गाड़ी दूसरी गली में मोड़ दी। तुम जरूर गलत रास्ते पर चले गए, हम पहले भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं। जैसे ही गाड़ी दूसरी गली में मुड़ी, देवांश के चेहरे पर गंभीरता छा गई और वो ठंडे स्वर में बोला। आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति के रूप में उसकी याददाश्त अच्छी थी। जिस जगह से वो एक बार कार में गुजरा था, उसे वो जल्दी भूल नहीं पाता था। इसलिए जब उसने ड्राइवर को उसी रास्ते से वापस जाते देखा जिस रास्ते से वे आए थे, तो देवांश तुरंत समझ गया कि टैक्सी ड्राइवर को पता चल गया है कि वो शहर से बाहर का है और जानबूझकर उसे घुमा रहा है। देखो नौजवान, ध्यान से कहो, मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से टैक्सी चला रहा हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सड़कों को किसी ऐसे व्यक्ति से कम जानता हूं जो अभी अभी विंध्य नगरी में आया हो? टैक्सी ड्राइवर को उम्मीद नहीं थी कि ये देहाती लड़का देवांश रास्ता पहचान लेगा। पहले तो उसकी आंखों में घबराहट के भाव उभरे, लेकिन जब उसे याद आया कि सामने वाला तो बस एक देहाती लड़का है जो पहली बार काम की तलाश में शहर आया है, तो घबराने की क्या बात है। बल्कि वो गुस्से से लाल हो गया और देवांश पर बकवास करने का आरोप लगाया। देवांश के पहनावे से टैक्सी ड्राइवर को स्वाभाविक रूप से लगा कि वो कोई देहाती लड़का है जो काम की तलाश में शहर आया है। मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं, ये तो तुम ही जानते हो। अच्छा, गाड़ी किसी ऐसी जगह ले चलो जहां ट्रैफिक पुलिस हो और हम उनसे पूछ लेंगे, ठीक है? देवांश कुलकर्णी ने देखा कि ड्राइवर अपनी गलती का खुलासा होने के बाद न सिर्फ अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा था, बल्कि घमंडी भी था, जिससे वो काफी नाराज हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, चिल्लाओ। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी, फिर देवांश की ओर मुड़कर कहा, किराया तय कर लो। चूंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम उतरकर दूसरी टैक्सी बुला सकते हो। तुम मुझे घुमावदार रास्ते पर ले गए, मुझे मेरी मंजिल तक भी नहीं पहुंचा पाए, और फिर भी मुझसे पैसे मांग रहे हो। क्या तुम बहुत ज्यादा बदमाशी नहीं कर रहे हो? देवांश ने गुस्से से कहा, तो मैं तुम्हें धमका रहा हूं, इसमें क्या है? अरे, तुम जैसे देहाती आदमी इतना घमंडी क्यों बन रहे हो? या तो मुझे मीटर के हिसाब से पैसे दो और 10 रुपए और दो, मैं तुम्हें आयुष मंदिर ले जाऊंगा, या फिर पैसे देकर अभी निकल जाओ। ड्राइवर को लगा कि देवांश, एक नौजवान, को डराना आसान होगा और उसने धमकी भरी नजरों से कहा, लेकिन देवांश मानने को तैयार नहीं था और बस कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। देवांश को बिना पैसे दिए कार से बाहर निकलते देख ड्राइवर भी तुरंत बाहर निकला और देवांश का कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि देवांश की गर्दन को छूने से पहले ही देवांश ने उसकी कलाई पकड़ ली और वो दर्द से करहाने लगा। तुम्हारे पास 2 विकल्प है, 15 रुपए दो और मुझे आयुष मंदिर ले चलो, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम किसी को बुला भी सकते हो, देखते हैं मैं डरता हूं या नहीं, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। तभी ड्राइवर को एहसास हुआ कि उसका सामना किसी दबंग व्यक्ति से हुआ है और उसने अनिच्छा से कहा, 15 रुपए दो, मैं तुम्हें आयुष मंदिर ले चलूंगा। उस जगह से अनजान होने के कारण देवांश कोई बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था, और ये देखकर कि ड्राइवर मान जाने को तैयार है, वो वापस गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर के रास्ता बदलने और इतने हंगामे के बाद देवांश लगभग 9 बजे आयुष मंदिर पहुंचा। आयुष मंदिर मराठा काल के अंत में स्थापित किया गया था और भारत में 130 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। आयुष मंदिर में अभी भी मराठा काल के कुछ प्राचीन वास्तुशिल्प मौजूद हैं, जो विशेष रूप से देहाती प्रतीत होते हैं और इतिहास की भावना से ओतप्रोत है, जिनमें वर्षों का सांस्कृतिक संचय समाहित है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वे किसी प्राचीन फार्मेसी में प्रवेश कर गए हों और अनजाने में ही प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि के प्रति एक प्रकार का गंभीर सम्मान और विश्वास प्रदर्शित करने लगते हैं। आयुष मंदिर काफी बड़ा है, जिसमें न केवल एक आयुर्वेद संग्रहालय है, बल्कि एक स्वास्थ्य क्लिनिक, एक औषधीय भोजनालय और एक बिक्री केंद्र भी है। ये बिक्री केंद्र आयुष मंदिर के सार्वजनिक व्यवसाय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
जहां आयुर्वेद विशेषज्ञ क्लिनिक और एक दवाखाना है। देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि किससे संपर्क करें, लेकिन चूंकि वो वहां दवा बेचने आया था, इसलिए दवाखाना ढूंढना उचित समझा, इसलिए वो वहां चला गया। हालांकि आयुष मंदिर में इलाज के लिए काफी मरीज आते थे, लेकिन दवाखाने के काउंटर पर अपनी दवा लिखवाने के लिए बहुत कम मरीज इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयुष मंदिर में दवा बनाने की सेवाएं भी उपलब्ध थी, इसलिए यहां डॉक्टर के पास आने वाले ज्यादातर मरीज अपनी दवाएं बनाने का काम भी आयुष मंदिर को ही सौंपते थे। इसलिए मरीजों को आमतौर पर दवाइयां लेने के बाद कैशियर को ही भुगतान करना पड़ता था और उन्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। दवाइयां स्वाभाविक रूप से दवा बनाने और दवाखाने के विभागों में भेज दी जाती थी और मरीजों को बस अपनी तैयार दवा लेने के लिए निर्धारित समय पर वापस आना होता था। जहां कुछ मरीज अपनी दवाइयों का इंतजार कर रहे थे, वहीं फार्मेसी काउंटर के पीछे फार्मासिस्ट बहुत व्यस्त थे। लगातार दराजों से दवाइयां निकाल रहे थे और दवाइयों के पैकेट पैक कर रहे थे। आपका पर्चा कहाँ है? चूंकि ज्यादा मरीज पर्चों का इंतजार नहीं कर रहे थे, इसलिए गांव के कपड़े पहने एक युवक देवांश सामने से दिखाई दिया। एक फार्मासिस्ट जिसने अभी अभी एक पर्चा पूरा किया था, काउंटर के पीछे आया और देवांश से पूछा, नमस्ते डॉक्टर, मैं यहां पर्चा भरने नहीं आया हूं। मैं कुछ जंगली श्याम केसरी की जड़ बेचने आया हूं। क्या आपके पास औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने की कोई खास जगह है? देवांश ने पूछा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे नौजवान दवाइयां बेचेंगे। हमारे पास इसके लिए जगह तो है, लेकिन हमारे पास अपनी सामग्री के नियमित आपूर्ति करता है और हम दुर्लभ वस्तुओं की सिर्फ एक मुश्त खरीदारी करते हैं। आपका जंगली श्याम केसरी कितने साल पुराना है? अगर ये ज्यादा पुराना नहीं होगा तो हमारा क्रय विभाग इस पर विचार भी नहीं करेगा। फार्मासिस्ट काफी अच्छा था। सवाल सुनकर उसने पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया, फिर देवांश को विस्तार से समझाया। जाहिर है फार्मासिस्ट को यकीन नहीं था कि एक साधारण युवक देवांश के पास इतनी पुरानी जंगली श्याम केसरी हो सकती है, वरना अगर कोई वयस्क भी यही दावा लेकर आता तो वो ये सवाल न पूछता, बल्कि सीधे क्रय विभाग को भेज देता। ये लगभग 1000 साल पुराना होगा। देवांश ने जवाब दिया। 1000 साल? ये सुनकर फार्मासिस्ट जोर से चिल्लाया और बाकी सभी लोग अपना काम रोककर देवांश को देखने लगे। हालांकि उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्हें साफ तौर पर यकीन नहीं हो रहा था कि देवांश जैसे युवा के पास 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी हो सकता है। युवक, 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी बेहद दुर्लभ है और तुम इसे कैसे पहचान सकते हो? मार्शल आर्ट के उपन्यासों से गुमराह मत हो जाना। ये सोचकर कि तुम जो भी जंगली श्याम केसरी खोदोगे वो 1000 साल पुराना है। फार्मासिस्ट ने शुरुआती झटके के बाद मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। जाहिर है उसे भी इस पर यकीन नहीं हुआ। ये सचमुच 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है। मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां पहचानता हूं। देवांश ने जोर देकर कहा। अच्छा, तो अपना 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी निकालो और मुझे दिखाओ। फार्मासिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर सहज भाव था। उसे जाहिर तौर पर देवांश पर यकीन नहीं हुआ। वो बस जड़ी बूटी देखना चाहता था और फिर उस युवा ग्राहक को विदा करना चाहता था। ठीक है, देवांश ने अपना बैग खोला और गहरे भूरे रंग की आसमान सतह वाली श्याम केसरी की जड़ निकाली, जिसका वजन कम से कम 10 पाउंड था। जैसे ही देवांश ने श्याम केसरी को सामने लाया, फार्मासिस्ट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और सब लोग जल्दी से वहां पहुंच गए। एक बुजुर्ग फार्मासिस्ट ने तो पत्थर के दबाव से बनी आसमान बनावट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ये श्याम केसरी वाकई बहुत बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा। छोटू है। इस नौजवान को क्रय विभाग में ले जाओ ताकि चीफ मिश्रा को ढूंढ सको। बुजुर्ग फार्मासिस्ट ने 1000 साल के श्याम केसरी को सहलाकर उसकी भावनाओं को शांत करने के बाद कहा।
फिर अपने बगल में बैठे एक युवा व्यक्ति को निर्देश देने के लिए मुड़ा। ठीक है टीचर जोशी, उस युवक ने जवाब दिया। फिर काउंटर के पीछे से बाहर निकला और देवांश से कहा, युवा भाई मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्रय विभाग ले चलता हूं। शुक्रिया डॉक्टर्स, देवांश ने काउंटर के पीछे खड़े फार्मासिस्ट को हल्के से झुककर जवाब दिया। फिर मुस्कुराते हुए उस युवक की ओर मुड़कर कहा, इस तकलीफ के लिए शुक्रिया डॉक्टर है, कोई परेशानी नहीं है, ये एक छोटी सी बात है। युवक, जो वास्तव में एक प्रशिक्षु था, ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वो स्पष्ट रूप से डॉक्टर कहलाने से प्रसन्न था और आगे बढ़ गया। शिक्षक जोशी, ये श्याम केसरी उस श्याम केसरी से कैसा है जो कुछ साल पहले हमारे हॉल में बेचा जाता था? कौन सा ज्यादा पुराना है? देवांश के जाने के बाद जिस फार्मासिस्ट ने सबसे पहले उसकी देखभाल की थी, उसकी दवा बनाने में रुचि खत्म हो गई और उसने सबसे बुजुर्ग फार्मासिस्ट से धीरे से पूछा, मुझे लगता है कि यह ज्यादा पुराना है। शिक्षक जोशी ने सोच समझकर और निश्चितता से उत्तर दिया। हिस, ये सुनकर सभी फार्मासिस्टों ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। 2 साल पहले आयुष मंदिर ने 800 साल पुराने श्याम केसरी का एक बैच 10 लाख रुपए में बेचा था और अब 2 साल बीत चुके थे। कीमतें आमतौर पर आसमान छू रही थी और इस श्याम केसरी की उम्र और भी ज्यादा हो गई थी, तो स्वाभाविक रूप से कीमत और भी ज्यादा होगी। उनमें से ज्यादातर का वेतन 10,000 से थोड़ा ज्यादा था, जो विंध्य नगरी में काफी अच्छा माना जाता था। ये तो अफसोस की बात है, इतना कम उम्र का व्यक्ति इतनी कीमती जड़ी बूटियां बेच रहा है। मुझे डर है कि चीफ मिश्रा उन्हें गोभी के दाम से भी कम दाम पर बेच देंगे। शिक्षक जोशी ने सिर हिलाते हुए कहा, वाकई ये बहुत बड़ी बर्बादी है। अगर ये नौजवान इसे आयुष मंदिर नहीं लाया होता तो हमें बिक्री रोकने का मौका ही नहीं मिलता, वरना मैं इसे खरीदकर बहुत पैसा कमाना चाहता, इतना कि जिंदगी भर चल जाए। एक फार्मासिस्ट ने आह भरी, हाय यही तो किस्मत है, वो नौजवान रातों रात करोड़पति बन सकता था। लेकिन अब लगता है चीफ मिश्रा उसे बस कुछ हजार देकर ही भगा देंगे। किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कहता हूं छोटे भाई, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे बड़े लोग कहां हैं? रास्ता दिखा रहे युवक ने फुसफुसाते हुए पूछा, मैं 16 साल का हो गया हूं, कोई दिक्कत है क्या? देवांश कुलकर्णी ने पूछा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों की बिक्री किसी बड़े से करवाना बेहतर है, और ये श्याम केसरी तो काफी बूढ़ा लग रहा है और इसकी कीमत भी कुछ। युवक ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, खांसी खांसी छोटू है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी एक दफ्तर से बाहर आया और उस युवा गाइड से बोला। युवक ने अपना सिर सिकोड़ा और फिर जल्दी से चला गया। ये अधेड़ उम्र का आदमी स्वाभाविक रूप से क्रय विभाग का चीफ मिश्रा था। उसका दफ्तर दवा की दुकान के पास ही था और उसने वहां हो रहे हंगामे को देख लिया था। उसे पहले से ही कुछ शक था, इसलिए जब उसने छोटू हे को फुसफुसाते देखा तो उसे भगाने के लिए बाहर आया। नौकर, क्या तुम्हारे पास कोई जंगली जड़ी बूटी है जो तुम हमें बेचना चाहते हो? अगर वो कोई पुरानी जंगली जड़ी बूटी नहीं है तो हम उसे अलग से नहीं खरीदते। चीफ मिश्रा ने अपने गोल पेट पर हाथ फेरते हुए और देवांश से अभद्र भाषा में बात करते हुए कहा। क्रय विभाग काफी मुनाफा कमाने वाला विभाग था और चीफ मिश्रा के महत्वपूर्ण पद पर होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे जड़ी बूटी आपूर्तिकर्ताओं से काफी फायदा होता था। इसलिए वो हट्टा कट्टा, मोटा चेहरा और बड़े कानों वाला था। हाँ, अनुभाग प्रमुख मिश्रा, मेरे पास 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है जिसे मैं बेचना चाहता हूं। देख लेना और मुझे बताना कि मुझे इसकी कितनी कीमत मिल सकती है, देवांश ने कहा। अगर ये सचमुच 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है तो इसकी कीमत कुछ लाख रुपए हो सकती है। अंदर आइए, मैं इसे देखकर पता लगाऊं कि क्या ये सचमुच 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है, सेक्शन चीफ मिश्रा ने कहा। उनकी आंखें हल्की सी चमक उठीं
और वे देवांश को दरवाजे से अंदर ले गए। कुछ लाख, ये सुनकर देवांश का दिल धड़क उठा। लेकिन जब उसने सेक्शन चीफ मिश्रा की चालाकी और अनायास ही प्रकट हुई अवमानना देखी तो उसे तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर का ख्याल आया जिसने पहले उसके देहाती और शहर से अनजान होने का फायदा उठाकर उसे चक्कर लगवाए थे। लगता है शहर के लोग हम पहाड़ी लोगों जितने सीधे सादे और ईमानदार नहीं होते। इस मेडिकल हॉल में रहने वाले भी ऐसे ही हैं। मुझे सावधान रहना होगा। देवांश ने मन ही मन खुद को आगाह किया। फिर शांति से श्याम केसरी निकाला। खरीद विभाग के प्रमुख होने के नाते सेक्शन चीफ मिश्रा सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। जैसे ही उसने देवांश द्वारा लाए गए जंगली श्याम केसरी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वो जल्दी ही सामान्य हो गया। उसने श्याम केसरी को लापरवाही से उठाया और हाथ में तौलते हुए कहा, ये जंगली जरूर है, खेती से नहीं उगाया गया है, लेकिन इसकी उम्र ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 साल। श्याम केसरी अश्वगंधा या जिनसिंग जैसा नहीं है। इसे कोई कीमती औषधीय पदार्थ नहीं माना जाता। इसकी कीमत तभी होती है जब ये पुराना हो जाए। देखो, तुम्हारे लिए इतनी दूर आना आसान नहीं है। मैं तुम्हें इस श्याम केसरी के लिए 2000 रुपए देता हूं और आयुष मंदिर वाले इसे तुम्हारे हाथों से ले लेंगे, जिससे तुम्हें इसे वापस ले जाने का झंझट नहीं होगा। ये कहकर सेक्शन चीफ मिश्रा ने देवांश को एक खास नजर से देखा। उनकी नजर में देवांश सिर्फ 16-17 साल का लड़का था और उसके ग्रामीण पहनावे को देखते हुए 2000 रुपए उसे जरूर एक बड़ी रकम लग रहे होंगे। उन्हें उम्मीद थी कि देवांश इस प्रस्ताव से बहुत खुश होंगे, लेकिन सेक्शन चीफ मिश्रा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सामने खड़ा युवक प्रस्तावित कीमत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बजाय उसने सेक्शन चीफ मिश्रा से 1000 साल पुराना श्याम केसरी वापस ले लिया, उसे सावधानी से उसके बैग में वापस रखा और फिर अपने बैग में ठूंस लिया। पहले तो जब लड़का उसे वापस बैग में रखने लगा तो सेक्शन चीफ मिश्रा को थोड़ा भरोसा था कि वो युवक उसे बैग में डालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसे बैग में सामान रखते देखा तब उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से कहा, युवक, इसका क्या मतलब है? 40-50 साल के बेकाबू श्याम केसरी, और मैं तुम्हें पहले ही 2000 रुपए की अच्छी कीमत दे रहा हूं। अगर तुम कहीं और जाओगे तो लोग तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए नहीं देंगे। सेक्शन चीफ मिश्रा, दूसरों को बेवकूफ मत समझो, देवांश ने पलटकर जवाब दिया और फिर अपना बैग कंधे पर रखकर चला गया। अरे अरे युवक, हम अभी भी कीमत पर बात कर सकते हैं, चले मत जाना। देवांश को जाते देख सेक्शन चीफ मिश्रा चिंतित हो गए। बोलते हुए उनके मोटे शरीर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बात करने की क्या बात है? ये 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है और तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ 40-50 साल पुराना है। तुम साफ तौर पर मेरी जवानी का फायदा उठा रहे हो, है ना? और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे आयुष मंदिर ने 2 साल पहले एक जंगली 800 साल पुराने श्याम केसरी को 10 लाख रुपए में बेचा था? देवांश ने सेक्शन चीफ मिश्रा को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। यह सुनते ही सेक्शन चीफ मिश्रा का गोलमटोल चेहरा लगभग तुरंत ही बैंगनी हो गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सादे कपड़े पहने लड़के को 2 साल पहले 10 लाख रुपए में बिके जंगली श्याम केसरी आयुष मंदिर के बारे में पूरी जानकारी होगी। हालांकि क्रय अनुभाग के प्रमुख होने के नाते अनुभाग प्रमुख मिश्रा बहुत चतुर थे। ये देखते हुए कि देवांश को अच्छी जानकारी है, उन्हें पता था कि वो जंगली श्याम केसरी की कीमत के बारे में उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। वो केवल उसकी उम्र के बारे में उसे धोखा देने की कोशिश कर सकते थे। आखिरकार औषधीय पदार्थों की उम्र का निर्धारण करना एक चुनौतीपूर्ण काम है और अनुभाग प्रमुख मिश्रा भी अपने सामने रखे श्याम केसरी की उम्र का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते थे। उन्हें बस इतना पता था कि उसका आकार और त्वचा का रंग बता रहा था कि वह 2 साल पहले बेचे गए श्याम केसरी से कमतर नहीं होना चाहिए।
लेकिन वो 1000 साल पुराना था या नहीं, अनुभाग प्रमुख मिश्रा वास्तव में नहीं बता सकते थे। वास्तव में कुछ अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक भी सही ही अंदाजा नहीं लगा सकते थे। इसलिए अनुभाग प्रमुख मिश्रा को यकीन हो गया कि देवांश बस उसे ऊंची कीमत पर बेचना चाहता था। इसीलिए उसने दावा किया कि वो 1000 साल पुराना है, जबकि वास्तव में उसे श्याम केसरी की सही उम्र का पता ही नहीं था। आखिरकार वो तो सिर्फ 16-17 साल का लड़का था। औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में उसे भला क्या पता होगा। श्याम केसरी को पहचानना ही काबिले तारीफ था। ये एहसास होते ही सेक्शन चीफ मिश्रा के चेहरे का बैंगनी रंग फीका पड़ गया और वे अपने चालाक स्वभाव पर वापस आ गए। उन्होंने देवांश को वापस कॉफी टेबल पर खींच लिया और उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, युवक, मोलभाव करना व्यापार का एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि तुमने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए मैं इसे तुमसे छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा। दरअसल आयुष मंदिर ने 2 साल पहले एक जंगली 800 साल पुराने श्याम केसरी को 10 लाख रुपए में बेचा था। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, हर कोई इतनी कीमती औषधीय सामग्री नहीं खरीद सकता। संयोग से हमें इतना अमीर खरीदार मिल गया, इसलिए इसकी इतनी ऊंची कीमत मिली। लेकिन असल में इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। और हाँ, हमें मुनाफा तो कमाना ही है ना? तो सच में एक 800 साल पुराने जंगली श्याम केसरी को खरीदने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। ये कुछ हद तक विश्वसनीय है। देवांश कुलकर्णी के चेहरे पर थोड़ी राहत आई और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, ये देखकर कि उन्होंने देवांश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मिश्रा केचन की आंखें विजयी भाव से चमक उठीं और उन्होंने आगे कहा, मैंने 800 साल पुराने जंगली श्याम केसरी का जिक्र किया था, लेकिन आपका श्याम केसरी असल में 1000 साल पुराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 300-400 साल पुराना है। 300-400 साल पुराने श्याम केसरी की कीमत ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार रुपए हो सकती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो मैं अपने अस्पताल के सबसे मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुला सकता हूं। ऐसी औषधीय जड़ी बूटियों का मूल्यांकन करने में वे सबसे सटीक होते हैं। ये कहते हुए मिश्रा केचन ने अपनी मेज पर रखे टेलीफोन की ओर हाथ बढ़ाया और फोन करने की तैयारी करने लगे। देवांश आखिरकार एक युवा था। हालांकि वो कई सालों से अपने गुरु से प्रभावित था, फिर भी वो एक बुजुर्ग की तरह संयमित नहीं रह सकता था। ये देखकर कि मिश्रा केचन बार बार उसे धोखा दे रहे थे, आखिरकार वो झुंझला गया, उठ खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया, ऑफिस का दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे चला गया। उस समय विंध्य नगरी में सरकारी उद्यमों और संस्थाओं में कर्मचारियों का औसत वार्षिक वेतन लगभग 80 से 90 हजार रुपए था। 40 से 50 हजार रुपए ऐसे उद्यमों और संस्थाओं में कर्मचारियों की लगभग 5 साल की कमाई के बराबर थे। शुरुआत में मिश्रा केचन ने सोचा था कि इतनी कीमत देकर पहाड़ का एक युवक देवांश निश्चित रूप से प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा और तुरंत सौदा कर लेगा। जहां तक फोन करने की बात है तो मिश्रा केचन बस दिखावा कर रहे थे, लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि देवांश बिना कुछ कहे उठकर चला गया, जिससे वो काफी देर तक स्तब्ध होकर फोन को देखता रहा, जब तक उसे एहसास हुआ कि उसे देवांश का पीछा करना होगा, वरना वो आयुष मंदिर छोड़कर चला जाएगा। तब तक देवांश लगभग दवा की दुकान पर पहुंच चुका था। अरे अरे नौजवान, रुको रुको, 1 लाख, 1 लाख, वो कैसा रहेगा? मिश्रा केचन को आखिरकार इस युवक ने एक कोने में धकेल दिया और हाफते हुए और चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। 1 लाख। दवाखाने में मौजूद लोगों ने देवांश को इतनी जल्दी बाहर आते देखा और सोचा कि मिश्रा केचन ने उसे सस्ते दाम पर छोड़ दिया है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिश्रा केचन उसके पीछे पीछे बाहर आएंगे और सीधे 1 लाख की पेशकश करेंगे, जिससे दवाखाने में मौजूद सभी लोग इतने चौंक गए कि उनकी धड़कनें रुक गई। सबकी नजरें देवांश की ओर मुड़ गई और मन ही मन सोचने लगे
कि इतने कम उम्र के युवक के लिए कीमत 1 लाख तक ले जाना अप्रत्याशित था। हालांकि देवांश बिना सिर घुमाए आगे बढ़ता रहा। उस समय दवाखाने में मौजूद लोगों का देवांश को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। 1 लाख रुपए, ये सीधा सादा और भद्दा सा दिखने वाला युवक पलक तक नहीं झपका रहा था। दवाखाने का सबसे बूढ़ा जोशी शिक्षक भी इस दृढ़ निश्चय के आगे खुद को कमतर समझने से खुद को रोक नहीं पाया। 2 लाख, 2 लाख, क्या बात है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये देखकर कि देवांश बिना मुड़े चला गया, मिश्रा केचन के पास एक बार फिर बोली लगाते हुए उसके पीछे भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। 2 लाख। दवाखाने में मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, ये सोचकर कि इस बार देवांश जरूर रुकेगा। जानिए, पहाड़ों पर ले जाए गए 2 लाख रुपए किसी को गांव का सबसे अमीर इंसान जरूर बना सकते हैं। विंध्य नगरी में भी 2 लाख रुपए वाकई बहुत बड़ी रकम थी। उस समय विंध्य नगरी के बीचों बीच मकानों की कीमतें सिर्फ 1-2 हजार रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास थी, और बाहरी इलाकों में तो कुछ की तो 800-900 से 1000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक ही थी। दवाखाने के जोशी शिक्षक को छोड़कर किसी की भी कुल संपत्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थी। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत वो युवक फिर भी नहीं रुका। उन्हें ये नहीं पता था कि देवांश भले ही छोटा था, उसकी समझ बहुत तेज थी और उसकी सोच बेहद स्पष्ट थी। विशेषकर यहां आते समय एक टैक्सी चालक द्वारा ठगे जाने के बाद उसे लोगों के इरादों की दुर्भावना के बारे में नई समझ प्राप्त हुई, और अब वो आसानी से दूसरों की बातों में नहीं आता था। जहां तक पैसों की बात है, हालांकि 2 लाख देवांश के लिए वाकई बहुत बड़ी और आकर्षक रकम थी, फिर भी उसका इरादा पक्का था। जब तक वो मनचाही कीमत तक नहीं पहुंच जाता, वो आसानी से नहीं डगमगाता। अरे नौजवान, तुम इतने जिद्दी और लालची क्यों हो? तुम्हारे श्याम केसरी ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 साल पुराने हैं। मैं पहले ही 2 लाख दे रहा हूं। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? तो बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? मिश्रा केचन ने आखिरकार देवांश को पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मेरा श्याम केसरी 1000 साल पुराना जंगली है, न कि सिर्फ 300-400 साल पुराना जैसा तुमने कहा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और हां, 2 लाख तो वाकई एक बड़ी संख्या है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे श्याम केसरी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है, तो मैं इसे तुम्हें 2 लाख में क्यों बेचूं? इसका मेरे जिद्दी या लालची होने से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तुम्हें आखिरी बार प्रस्ताव देने का मौका देता हूं। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की तो मैं सचमुच यहां से जा रहा हूं। मेरा मानना है कि विंध्य नगरी में सिर्फ आयुष मंदिर ही नहीं है, जो एक सदियों पुराना ब्रांड है। मिश्रा केचन ने देवांश के शांत भाव को देखा और आखिरकार उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वो अपने सामने खड़े युवक को बराबर का व्यापारिक साझेदार समझने लगा, बजाय इसके कि वो पहले की तरह उसे ऊंचाई से नीचे देखता था, मानो उसने देवांश को अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? मिश्रा केचन ने पूछा। देवांश कुलकर्णी, देवांश ने उत्तर दिया। तो श्रीमान कुलकर्णी, मैं आपको सच बताता हूं, आपकी श्याम केसरी जरूर कुछ पुरानी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये 1000 साल पुरानी है या नहीं। अगर ये सचमुच 1000 साल पुरानी श्याम केसरी है तो इसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन जहां तक इसकी सही कीमत की बात है, मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता। मुझे इसकी पुष्टि के लिए कुछ पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह लेनी होगी। मिश्रा केचन ने गंभीरता से कहा। उनका देवांश से बात करने का तरीका बदल गया था, क्योंकि अब तक उन्हें देवांश को एक अज्ञानी 16-17 साल के युवक के रूप में देखना मुश्किल लग रहा था। इसके अलावा एक बार जब देवांश ने श्याम केसरी बेच दी, तो उसकी दौलत के कारण उसे सिर्फ एक युवक मानना उचित नहीं होगा। कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरी जवानी का फायदा उठाकर मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करोगे, हम बात कर सकते हैं, देवांश ने कहा।
हालांकि मिश्रा केचन कई सालों से व्यापार जगत में सक्रिय थे, फिर भी देवांश की बातें सुनकर उनका चेहरा गर्मा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मिश्रा केचन ने झेंपते हुए कहा और फिर देवांश को काउंटर पर ले गए। उन्होंने बड़े फार्मासिस्ट से पूछा, जोशी गुरु, आपको बहुत अनुभव है, क्या आप इस श्याम केसरी को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये सुनकर जोशी गुरु ने सिर हिलाया, फिर ध्यान से 1000 साल पुराने जंगली श्याम केसरी को उठाया। उन्होंने न सिर्फ उसे अपने हाथों से छुआ, बल्कि अपनी नाक से सूंघा भी और उसे करीब से देखने के लिए आवर्धक शीशे का भी इस्तेमाल किया। इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा गहन और औपचारिक थे। काफी देर बाद जोशी शिक्षक ने आखिरकार मिश्रा केचन की ओर देखा और कहा, मिश्रा केचन, औषधीय जड़ी बूटियों की आयु का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि सामान्य तौर पर मैं ये तो तय कर ही सकता हूं कि ये कम से कम 2 साल पहले वाली जड़ी बूटी जितनी पुरानी होगी, लेकिन ये 1000 साल पुरानी है या नहीं, मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। मेरा सुझाव है कि आप प्रोफेसर तरुण से इसे देखवा लें। वे इस क्षेत्र के असली विशेषज्ञ हैं, और अगर वे कहते हैं कि ये 1000 साल पुरानी है, तो ये निश्चित रूप से 1000 साल पुरानी है। ये देखकर कि जोशी शिक्षक का निर्णय उनके अपने शुरुआती आकलन जैसा ही था, मिश्रा केचन के चेहरे पर अनजाने में ही गंभीरता छा गई और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो प्रोफेसर तरुण से भी इसे देखवाना समझदारी होगी।